दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी। हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। अब कोई छोटी मोटी इधर उधर लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली चली जाए तो चली जाए, नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगह आती है और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। ये केवल और केवल एक कट्टर ईमानदार सरकार की वजह से हुआ। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, 58 लाख्स। उसमें से 47 लाख कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती है दिल्ली की। जो इसमें से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। 58 लाख टोटल कंज्यूमर्स है, 47 लाख को टोटल सब्सिडी मिलती है। उन 47 लाख में से 30 लाख ऐसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आधे आते हैं। आप लोग जानते हैं भाई 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके आधे बिजली के बिल आते हैं और 30 लाख ऐसे हैं जिनके फ्री जीरो बिजली के बिल आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहाँ पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहाँ जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011311111, 5 बार 1। तो 70113 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो। हाय, HI हाय व्हाट्सएप कर दो। आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ है, अपना रजिस्टर करवाया हुआ मोबाइल फ़ोन नंबर। इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी ये भेजेंगे कि भाई जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर करें। आपके फिजिकली फॉर्म देने से या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा SMS से या ईमेल से कि भाई आप रजिस्टर हो गए हो और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा आप इलेक्ट्रॉनिकली आप करना चालू कर सकते हैं। इस नंबर पे मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करके आपके पास फॉर्म आएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना चालू कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जितने लोग अप्लाई कर देंगे उनको 1 अक्टूबर से जारी रहेगी सब्सिडी। समझ गए? 31 अक्टूबर के बाद नवंबर में जो करेंगे फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सब्सिडी मिलेगी।
फिर दिसंबर में जो अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको फिर दिसंबर से आगे की सब्सिडी मिलेगी। तो जिस महीने में वो अप्लाई करेंगे उस महीने से उनको सब्सिडी मिलेगी। अगले महीने में करेंगे तो उनको पिछले महीने का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन हम लोग लॉन्च करेंगे घर घर तक, ताकि ऐसा ना हो किसी को जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वजह से। और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अप्लाई करके सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। मान लो कोई कहता है कि अब मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, तो हर साल उसको एक मौका मिलेगा अपनी सब्सिडी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो सब्सिडी गिव अप करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। इस पे अगर कोई क्वेश्चन हैं तो बताइए। सब्सिडी अपनी सरकार देती है, उसकी उम्मीद है कि सरकार का आर्थिक बोझ कम होगा। मेरे ख्याल से 3000 करोड़ के करीब है टोटल सब्सिडी, सारा मिला के 3000 करोड़ के करीब भी है, सब मिला सारी 3000 करोड़ के करीब है। अब कितने लोग गिव अप करते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा महीने भर बाद। सर एक क्वेश्चन ये था कि लाखों की संख्या में जो कंज्यूमर्स हैं वो उपभोक्ता है वहाँ की, सब एक साथ अप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ के लिए इंतजाम किए गए कि वेबसाइट क्रैश ना हो, हैक ना हो, हैंग ना हो, अटके ना, दिक्कत ना हो, सारा इंतजाम। 1 करोड़ के आसपास लोग एक साथ भी अप्लाई कर सकते, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है दिल्ली में। नहीं, 2 करोड़ की टोटल मैंने बताया 58 लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें से लगभग 40 लाख के करीब 47 लाख के करीब अभी सब्सिडी को अवेल कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो अप्लाई करेंगे वो 47 से कम ही करेंगे। तो टेक्निकली हमने इस सिस्टम को रोबस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रैश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे लोग जिनका जीरो बिजली का बिल आता है, वो अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके पास कैंप लगाए जाएंगे इस तरह की, जहाँ पे वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कैंप भी लगा सकते हैं। अभी काफ़ी जनता के घर तक पहुंचने के लिए कई सारे प्लान किए जा रहे हैं, तो जनता उसको किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकती है। सर एक खबर ये भी आ रही है, सर ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए है? केवल डोमेस्टिक है। सर एक खबर ये भी आ रही है कि गोवा के अंदर जो है वो कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये खबर भी गोवा से आ रही है। इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। हम तो हमेशा से कहते रहे कि ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं, हर राज्य के अंदर जा के एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद ही नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं, और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहाँ के एमएलए ही बता सकते हैं, या वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। पैसा आ कहाँ से रहा है? हज़ारों करोड़ रुपया एमएलए खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर तौर के ऊपर ये सरकारी पैसा है जिसको साइफन ऑफ किया जा रहा है, और इसी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। तो हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया, गोवा में अब दोबारा ये किया है, कर्नाटक में यही किया, आसाम में यही किया, अरुणाचल प्रदेश में यही किया, दिल्ली में इन्होंने कोशिश की, या पंजाब में इन्होंने कोशिश की। ये अच्छी बात नहीं है। उनको नहीं अप्रोच किया गया। सर गुजरात में आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह का रुझान वहाँ पे ग्राउंड पर देखने के लिए मिल रहा है पार्टी में? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। मैं देखता हूँ आप लोग भी सड़क पे जा के लोगों से पूछते हैं, सारी जनता कह रही है इस बार आम आदमी पार्टी। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हमारे जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके, बट एक बार ही केंद्र सरकार ने लागू कर दी है, हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो पंजाब का स्पेसिफिक क्या है इशू मैं एक बार ही पता करूंगा, बट हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, इसके स्कीम में भी सहयोग करेंगे, आर्मी का भी सहयोग करेंगे। एमसीडी के जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट नया वार्ड का परिसीमन जारी किया गया है, उसमें काफी सारी डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है। कहीं 30,000 का वार्ड बना दिया, कहीं 90,000 का बना दिया है। इसको लेके आप लोगों की पार्टी की क्या रणनीति? ये अभी स्टडी कर रहे हैं, 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन स्टडी करने के बाद ये पूरी की पूरी आप लोगों के भी सामने रखेंगे, और हम कमीशन के सामने भी इसको रखेंगे। ऐसा मैंने कल एक प्राइमा फेसी जब नज़र मारी तो ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं उसमें, तो उन्होंने पब्लिक फीडबैक के लिए डाला है, तो उसको हम भी स्टडी कर रहे हैं, बताएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के जीतते हैं, बाद में वो दूसरे दल में चले जाते हैं, ये लगातार कई राज्यों में देखा जा रहा है। दूसरा सर, आप भी कई राज्य में चुनाव में हैं, अपोजिशन ये कह सकती है कि पहले आपने फ्री बिजली का स्कीम दिया, अब आप अपील कर रहे हो कि जो लोग कैपेबल हैं वो पे करें। जो हमें तो जनता खुद ही कह रही है, हम तो सबको मौका दे रहे हैं।
कई लोग हैं जैसे आप जैसे लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो पे कर सकते हैं, तो हमें सब्सिडी क्यों दे रहे हो? तो आपको ऑप्शन तो मिलनी चाहिए, ज़बरदस्ती किसी को सब्सिडी क्यों दी जाए? तो हम वापस थोड़ी ले रहे हैं, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो लेना चाहे ले, जो नहीं लेना चाहे सर, आपने कहा गुजरात के रुझान बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी जो विपक्ष है वो आप पर एक तस्वीर के जरिए निशाना साध रहा है, जिसमें आपको दिखाया गया कि ऑटो और चार्टर्ड प्लेन, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष लगा ये सब कुछ लेके आएंगे, अभी तो चिंता मत करो, अभी तो 3 महीने हैं, तरह तरह की फ़ोटो आएंगी, तरह तरह के वीडियो आएंगे, मुद्दे की बात करो उनसे। हम कहते हैं हम गुजरात की, दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पंजाब में बिजली फ्री कर दी, अब गुजरात के लोगों को भी मिलनी चाहिए फ्री बिजली, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उन्होंने क्या कसूर किया? तो ये विरोध करते हैं। तो उनसे पूछो क्यों विरोध करते हैं, तो कहते हैं देखो केजरीवाल की ये फ़ोटो। फिर मैं कहता हूँ कि हम आपके स्कूल अच्छे करेंगे, तो ये विरोध करते हैं, कहते हैं स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए गुजरात के। तो कहते हैं भाई स्कूल अच्छे हो जाने दो, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं देखो केजरीवाल का ये वीडियो, ये यही करेंगे। अभी तो देखो क्या क्या होता है। गुजरात में कांग्रेस भी चुनाव में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या अंतर कला है कि उसके उम्मीदवार जीतते हैं फिर दूसरे दल में चले जाते हैं? ये तो पूरे देश में ही हो रहा है कि कांग्रेस अपने एमएलएज को बचा नहीं पा रही है। देखो दूसरी पार्टी जो है वो गलत कर रही है, एमएलएज को खरीद रही है। जनतंत्र के अंदर इस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए देके कोई किसी को 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, किसी को 25 करोड़ में खरीद रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है, ये गलत है। तो जो ये लोग ऑपरेशन लोटस के नाम पे सरकारें तोड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन गलती कांग्रेस की भी है, हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलएज को इन्होंने अप्रोच किया था, अभी 10 एमएलएज जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं, हम इनसे हमारे लोगों को ये अप्रोच। कांग्रेस वाले क्यों टूटते हैं, ये पूरा देश जानना चाहते हैं। एक पार्टी तोड़ रही है, मतलब एक तरह से बीजेपी ने तो ये कर दिया भाई वोट मिले ना मिले सरकार तो हमारी बनेगी, फिर तो चुनाव का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तरह से अगर एमएलए खरीद के डरा के। चलो थैंक यू। दिल्ली के अंदर आप हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर की सफाई करने के बाद ये सोचता है कि घर से बाहर निकलेंगे तो हमें अपनी गलियां साफ मिलेंगी, अपनी सड़कें साफ मिलेंगी। दिल्ली देश की राजधानी है, तो अगर हम अपने दोस्त रिश्तेदार को बुलाते हैं अपने मोहल्ले में, तो उसे इलाका देख करके शाबाशी मिलेगी कि तुम कितने साफ सुथरे इलाके में रहते हो। लेकिन देश की राजधानी में रहते हुए ये कभी फील नहीं होता। 15 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बार बार एमसीडी में सरकार बनाने का, चलाने का और काम के मामले में कीर्तिमान स्थापित करने का मौका दिया। लेकिन 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने पूरे दिल्ली को एक कीर्तिमान स्थापित करके दिया, पूरे दिल्ली को कूड़ा कूड़ा किया है। आज पहले नगर निगम के अंदर पार्षद हुआ करते थे, जब से एकीकरण के नाम पर चुनाव टाला गया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एमसीडी के अंदर करिश्मा करने की कमान अपने हाथ में ली, आज पूरे दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आज सभी लोग विधायकों के दफ्तर में आ रहे हैं, हमारे यहां कूड़ा नहीं उठ रहा है, हमारे यहां सफाई नहीं हो रही है। करिश्मा तो यह है कि बहुत सारे जगहों पर
कुछ जगह निश्चित थी कूड़ा डालने की, उसको भी खत्म कर दिया बिना किसी योजना के। कूड़ा लावारिस पड़ा हुआ है। भाजपा ने आज दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पहली जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल हुई है। और दिल्ली को सबसे 15 साल में जो उपलब्धि है, 3 टर्म में जो भाजपा की उपलब्धि है, दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिए। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। आज पूरे दिल्ली को शर्मसार होना पड़ता है। चाहे पूरब से एंट्री करो, पहाड़ स्वागत करता है कूड़े का, बदबू स्वागत करती है। उत्तर की तरफ से इंटर करो, नरेला की तरफ से भलसुआ का जो है पहाड़ स्वागत करता है। साउथ की तरफ से ओखला का पहाड़ स्वागत करता है। आज ये 3 स्वागत द्वार हैं दिल्ली के। ये भाजपा का चमत्कार है 15 साल का। लेकिन आज सबसे दुर्दशा की स्थिति में दिल्ली के लोग जी रहे हैं। कोई माई बाप नहीं बचा। पहले पार्षद के घर चले जाते थे, वो कह देता है अब तो मैं पार्षद नहीं हूं, किसके पास जाएं? गृह मंत्रालय ने एकीकरण तो कर दिया, लेकिन दफ्तर नहीं खोला कहीं, किसके पास शिकायत करने जाएं लोग? आज हर विधायक एक ही बात बोल रहा है कि हम और सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन सफाई का क्या करें। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि कल 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पूरे दिल्ली के अंदर भाजपा के इस कूड़ा कूड़ा चमत्कार के खिलाफ दिल्ली में प्रदेश व्यापी कूड़ा विरोधी अभियान पार्टी शुरू करेगी। हम इस हालत में दिल्ली को नहीं रहने देंगे। भाजपा को या तो कूड़ा हटाना पड़ेगा और या फिर दिल्ली के एमसीडी से खुद उनको हटना पड़ेगा। उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि परिसीमन होगा। परिसीमन का उन्होंने रिजल्ट अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में भी बहुत तरह के जो अभी तक प्राइमरी जो फीडबैक आ रहे हैं, हर विधानसभा के अंदर अतार्किक तरीके से वार्डों का परिसीमन कर दिया गया। इस मोहल्ले को ऐसे उठा करके दूसरे मोहल्ले से उस परिसीमन करने वाले को पता ही नहीं है कि किसको हम कहां जोड़ रहे हैं और क्यों जोड़ रहे हैं। एक ही विधानसभा के अंदर एक वार्ड 45,000 का कर दिया, एक वार्ड 75,000 का कर दिया। अब एक वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट बजट मिलेगा, उसी फंड में 75,000 आबादी का डेवलपमेंट करना है और उसी फंड में 45,000 का भी करना है। तो पूरा एक अतार्किक तरीके से जो डिलिमिटेशन हुआ है, उस पर भी पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। उस पर 3 तारीख तक चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन और सुझाव के लिए समय दिया है। हम उस पर जो भी सही सुझाव और अनुभव हैं ग्राउंड के हम लोगों के, वो चुनाव आयोग के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि जो ये अतार्किकता है उसे भी ठीक किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि कल से ये जो अभियान, कूड़ा विरोधी अभियान शुरू हो रहा है, उसमें अलग अलग पड़ाव होंगे, जिसका पहला चरण हम कल से शुरू कर रहे हैं। और पहले चरण में दिल्ली के अंदर जो ये 3 कूड़ा के पहाड़ हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी बहुत बार विजिट कर चुका। हर साल आग लग जाती है। जाड़े के समय में, विंटर में वो खतरा फिर मंडरा रहा है। अभी एकीकरण के बाद एलजी साहब ने भी दौरा किया। भाजपा के नेता तो दौरा करते ही रहे हैं बार बार, लेकिन जो आज की तारीख में भी इन 3 कूड़े के पहाड़ों की जो स्थिति है, 15 साल में जो इस कूड़ा का चमत्कार पैदा किया भाजपा ने, मैं केवल 2-3 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं।
पहला है भलसवा का कूड़े का पहाड़, जिसमें 90 लाख टन अनुमानित कूड़ा आज है। उस 90 लाख टन के कूड़ा जो वर्तमान में है, उसमें 4000 टन कूड़ा डेली आता है, और उस 4000 टन कूड़े में से अभी तक जो 15 साल में इंतजाम कर पाए उसके हटाने का, उसके हिसाब से 2500 प्रोसेस कर पाते हैं, यानी 1500 टन कूड़ा डेली एक्सेस हो रहा है। जो 90 लाख टन कूड़ा है वो तो है, 1.5 लाख टन सारा जो प्रोसेस क्या उनका जो तामझाम है, उसके बाद डेली पर डे 1500 टन कूड़ा डेली वहां पर ऐड हो रहा है। गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उसकी भी कहानी इसी तरह की है। 1.5 लाख टन सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली का गाजीपुर का है। 1.5 लाख टन का कूड़ा वहां पर ऑलरेडी है, उसमें 5000 टन कूड़ा डेली ये डालते हैं, और उस 5000 टन कूड़े में से 2500 टन का प्रोसेसिंग होती है, और 2500 टन डेली कूड़ा वहां एक्सेस हो रहा है, एडिशनल जुड़ रहा है। यानी 1.5 लाख टन कूड़ा जो परमानेंट है उसमें भी लगातार 2500 टन कूड़ा जुड़ रहा है। तीसरा जो कूड़े का पहाड़ है वो ओखला का है, उसमें 60 लाख टन ये छोटा पहाड़ है, उसमें 2500 टन डेली कूड़ा आता है, 1500 टन प्रोसेस होता है, 1000 टन डेली उसमें ऐड होता है। 60 लाख टन कूड़ा वर्तमान में है, 2500 टन डेली उस पे आता है, 1.5 लाख टन उसमें से जो है प्रोसेस होता है, और 1 लाख टन जो है वो बच जाता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो अगर वर्तमान में अगर कोई कूड़ा इस पर नहीं डाला जाता है, सब रोक दिया जाए, तब भी इस हिसाब से लगभग 27 साल लगेंगे इस कूड़े के पहाड़ को। अगर भाजपा के स्टाइल में और भाजपा के गति से अगर ये काम होता रहा तो 27 साल तक इस कूड़े से दिल्ली के लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और दिल्ली के अंदर ये जो कूड़े का कलंक है, जो भाजपा ने कूड़े का कलंक दिल्ली के लोगों को दिया है 15 साल में, इस कलंक को मिटाने के लिए अब हमें दिल्ली के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये अलग अलग इलाकों में जाके अलग अलग झूठ बोलते रहते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि कल से 3 दिन का हमारा जो अभियान है, उसके पहले चरण में 3 दिन का भाजपा का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। ये 3 दिन का पहले चरण का हमारा कार्यक्रम होगा, जिसमें 14 तारीख को गाजीपुर लैंडफिल साइट पे दिल्ली के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोग कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे कि हकीकत क्या है, वहां के लोगों की जो आसपास की जिंदगी कैसे लोग जी रहे हैं, क्योंकि वहां भी आबादी रहती है। वहां जब आग लगती है तो फिर कैसी हालात बन जाते हैं, वो तो हम लोग टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से महसूस करते हैं दूर से। 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोग ओखला लैंडफिल साइट का विजिट करेंगे, वहां देखने जाएंगे कि रियलिटी क्या है। और 16 तारीख को दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में भलसवा लैंडफिल साइट पे विजिट करेंगे, और दिल्ली के लोगों को जो भाजपा ने चमत्कार 15 साल में किया है उसको दिखाने का अभियान चलेगा। इसके बाद अलग अलग चरण में अलग अलग अभियान दिल्ली के अंदर, जो एक कूड़ा विरोधी अभियान है, उसमें हम आपके सामने रखते जाएंगे, और उस अभियान को फिर चरणबद्ध तरीके से हम दिल्ली के अंदर जो है वो लागू करेंगे। हम दिल्ली के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, हमने 15 साल इंतजार किया है, अब और नहीं। या तो कूड़ा हटेगा दिल्ली से या भाजपा हटेगी दिल्ली से। मैं सौरभ जी से चाहूंगा कि वो इसमें कुछ ऐड करें।
धन्यवाद साथियों, धन्यवाद गोपाल जी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी ने आप सबको बताया कि दिल्ली में कूड़े के हालात हमेशा से खराब थे, मगर पिछले 6 महीने में ये हालात और बदतर होते जा रहे हैं। मुख्य कारण ये है, पहले काउंसलर होते थे तो फिर भी किसी की कोई जवाबदेही होती थी, किसी की कोई बात सुनी जाती थी। अब पब्लिक के पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो अपनी समस्या लेके कहां जाए। पार्षद हाथ उठा के कह देते हैं कि अब हम पार्षद नहीं हैं। सारी पब्लिक विधायकों के यहाँ आ रही है और विधायकों के प्रति एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा, दक्षिण दिल्ली के अंदर जो पत्रकार रहते होंगे या उन्होंने देखा होगा, सैकड़ों ऐसे कूड़े के ढलाव जहां पे पिछले कई सालों से कूड़ा डाला जाता था और वहां से नियमित रूप से कूड़ा उठता था, उनको बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑल्टरनेटिव प्लान के उनको बंद कर दिया गया है। आपको जानकारी होगी, जैसे मैं चिराग दिल्ली का आपको उदाहरण दूं तो वहां पे 3 कूड़े के ढलाव हुआ करते थे, 2 अपने आप उन्होंने बंद कर दिए। और पब्लिक जो है कूड़ा तो डालती है, पब्लिक को तो रोज कूड़ा डालने की आदत है एक जगह पे। जहां पे कूड़ा डलता था वहां पे प्राइवेट दुकानें एमसीडी ने खोल दी है। वहां पे दुकान खुल गई तो दुकानदार अब वहां पे कूड़ा नहीं डालने देता, तो पब्लिक गलियों में, सड़कों पे, नालों पर जहां मौका मिलता है पब्लिक वहां पे जो है कूड़ा डाल रही है। और पूरी दिल्ली में यह हाल है। आप जाके एक बार खुद भी रियलिटी चेक कीजिएगा। और मैंने कई बार एनसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर को बुला के पूछा कि भाई आपने ये ढलाव बंद तो कर दिए, मगर लोग जो कूड़ा यहां डालते थे वो कूड़ा कहां डालें? जो सफाई कर्मचारी लाके कूड़ा यहां डालता था वो कहां डाले? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एक प्लान है, वो 2-3 महीने के अंदर हम कुछ सेटअप कर रहे हैं। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। 2-3 महीने में वो कोई इसका ऑल्टरनेटिव प्लान लाएंगे और 2-3 महीने तक कूड़ा लोग कहां डालेंगे, इसका कोई प्लान नहीं है। ये हालत है राजधानी के अंदर कूड़े को निपटारे को लेके। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद गोपाल जी, सौरभ जी। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है और पिछले 15 साल से दिल्ली में सफाई की हालत बद से बदतर हुई। आज दिल्ली वाले चाहे किसी गली में जाएं, चाहे किसी मोहल्ले में जाएं, चाहे किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाएं, चाहे किसी बड़ी बड़ी कोठियों के इलाके में जाएं, दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखती है। दिल्ली में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से अनभिज्ञ है, जो भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से बचा हुआ है। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा नहीं किया। दिल्ली वाले दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं, अपने मोहल्लों में होने वाली गंदगी से परेशान हैं और दिल्ली वालों को इस बात की शर्म आती है कि जब भी कोई दिल्ली में घुसता है तो ये 3 कूड़े के पहाड़ उनका स्वागत करते हैं। तो जब कोई रिश्तेदार दिल्ली वालों को बाहर से मिलने के लिए आता है, लोग कहते हैं कि तुम्हें ट्रेन में पता चल जाएगा कि दिल्ली कब आने वाला है जब तुम्हें ट्रेन की खिड़की से कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा। इसका मतलब है कि दिल्ली आ गया। ये दिल्ली वाले अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी प्लान देते हैं कि किस तरह से हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली के पास क्या खिताब है
उसके पास ये खिताब है कि भारत की स्वच्छता रैंकिंग में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही की गई रैंकिंग में दिल्ली नंबर 1 तो आता है, लेकिन नीचे से नंबर 1 आता है। सबसे कूड़ा शहर होने में दिल्ली नंबर 1 आता है भारतीय जनता पार्टी की देन से। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, कभी उनके एलजी साहब कहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हम इन कूड़े के पहाड़ों को साफ कर रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की जनता को इन कूड़े के पहाड़ों का साइट सीइंग टूर इसलिए करवा रहे हैं कि एक्सपोज हो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आंकड़े गोपाल जी ने रखे कि अगर अभी की स्पीड से सफाई हुई तो इन कूड़े के पहाड़ों को क्लियर करने में, साफ करने में 200 साल लग जाएंगे। अगर कूड़ा आना बंद हो जाए तब भी 27 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कूड़े के पहाड़ हटाने का प्लान है, अगर उस स्पीड से हम बढ़ेंगे तो 200 साल लग जाएंगे दिल्ली वासियों के कूड़े के पहाड़ के जो कलंक हैं वो हटाने के लिए। तो इसलिए कल से हम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिल्ली को देन है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में चमत्कार किया है, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए, उसका रियलिटी चेक करने के लिए हम दिल्ली वालों को इन कूड़े के पहाड़ों पे आने का न्योता दे रहे हैं। कल गाजीपुर की लैंडफिल साइट पे हम जाएंगे, जहां पे हम दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। परसों ओखला के कूड़े के पहाड़ पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं। और 16 तारीख को हम भलसवा लैंडफिल साइट पे जाएंगे, जहां पे हम सब दिल्ली वासियों को बुला रहे हैं, कि सब दिल्ली वासी ये देख सके कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में दिल्ली का क्या चमत्कार किया है, कि किस तरह से कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं, किस तरह से पूरी दिल्ली को कूड़ा किया है। ये सच्चाई हर दिल्ली वाला देख सके। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। और उनके आने के बाद के ही हमने आंकड़े आपको रखे हैं। अभी आज प्रेजेंट में कितना कूड़ा का वहाँ कितना टन कूड़ा है, डेली कितना कूड़ा वहाँ आ रहा है, कितना प्रोसेसिंग हो रहा है और कितना डेली वहाँ स्टोर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से केवल वहाँ दौरे करने से, दौरा मैं भी करता हूँ, केवल दौरे करने से नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जैक्ट प्लान बनाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत से ये चमत्कार पैदा किया है, तो वो अपनी पहचान क्यों ख़त्म करना चाहेगी? तो उसके तो बस का नहीं लग रहा है कि वो इसको ख़त्म करना चाहेगी। एक ही पहचान है, 15 साल की एक ही उपलब्धि है, 3 कूड़े के पहाड़, तो उसको ख़त्म करने का इरादा तो नहीं दिखता है। 150 टन, 150 लाख टन, 150 टन, 150 लाख टन। हाँ वो मिस्टेक हो गई, 150 लाख टन, वो 150 लाख टन। ये आंकड़े हम आपसे शेयर कर देंगे। देखिए ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को ये बात मालूम हो कि एक छोटे बच्चे के अपहरण के सिलसिले में उस इलाके में एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ता को लोगों ने रंगे हाथों बच्चे के साथ पकड़ा और उस बच्चे को वो पुलिस स्टेशन में जाके ले गए और पुलिस स्टेशन में कहा गया कि आप इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, इसने इस बच्चे का अपहरण किया है। दिल्ली पुलिस ने उस अपहरणकर्ता के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस सिलसिले में स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया
और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो चाहूंगा कि आप पत्रकार हैं, आप उस बच्चे की माँ के पास जाइए, उस बच्चे के बाप के पास जाइए, उस मोहल्ले के अंदर जाइए जहां पे वो बच्चा अगवा हुआ, और उन माँ बाप ने, उन मोहल्ले वालों ने, उन स्थानीय लोगों ने पुलिस पे दबाव बनाया कि आप मुकदमा तो दर्ज कीजिए। आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, आज तक भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया किडनैपिंग का। हाँ, पुलिस ने चिढ़कर, क्योंकि पुलिस के ऊपर अपहरण करने का, मुकदमा बनाने का दबाव था, पुलिस ने चिढ़कर स्थानीय लोगों पे और स्थानीय विधायकों के ऊपर जो है मुकदमा बना दिया। और ऐसा मुकदमा जिसके अंदर मुकदमा करने वाली भी पुलिस है, गवाह भी पुलिस है, ऐसा मुकदमा हुआ है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का हुआ है। मेरा मीडिया के भाइयों से ये निवेदन रहेगा, आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट निकालिए। जिन विधायकों को दंगाई कहा जा रहा है, जिन विधायकों को गुंडा कहा जा रहा है, उनके बारे में वहां पता कीजिए कि उन्होंने वहां पे क्या गुंडाई की, क्या दंगाई की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप ग्राउंड पे जाके इसकी रिपोर्ट जो है दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि उस इलाके के लोग तो जानते हैं कि वहां क्या हुआ था, मगर ये दिल्ली के लोग और भारत के लोग भी जाने कि वहां पे क्या हुआ था। और एक और बात बता दूं आपको, मेरे पास ये भी जानकारी है कि वो जो किडनैपर था वो पुलिस के ही किसी अधिकारी का रिश्तेदार था। ये भी जानकारी है, नाम वगैरह मेरे पास नहीं है क्योंकि थोड़ा पुराना मामला है। मेरे पास ये भी जानकारी है, इसीलिए पुलिस बिल्कुल इच्छुक नहीं थी कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सब लोग पब्लिक के आंख और कान हैं, आप लोग ग्राउंड पे जाइए, इसके बारे में पता कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के ऊपर और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर पूरी दिल्ली में चर्चा हो और लोगों को पता चले कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में किस तरीके से मुकदमे दर्ज करती है और किस तरीके से कोर्ट के आगे किसी मुकदमे को रखती है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो है पूरी दिल्ली के अंदर चर्चा हो। एक सेकंड, बच्चे पढ़ रहे हैं और बीजेपी उस तस्वीर को लगातार कह रही है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडल है, उस पर सवाल करेगा। भैया देखिए, अगर कहीं पे देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है, 6 महीने तो ये कैंपेन चलाते हैं, कुछ नहीं बना, स्कूल नहीं बना, कमरे नहीं बने, टॉयलेट नहीं बना, फिर अगले 6 महीने कैंपेन चलाते हैं कि ज्यादा बन गए, ज्यादा बन गए। मैं जानना चाहता हूं सब पत्रकार भाइयों से और जो भी स्कूल एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, हालांकि एक एक्सपर्ट हमारे साथ आतिशी यहीं बैठी हुई हैं, बट एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला मामला है, तो इनको नहीं मानेंगे हम एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग खत्म करके आप नई बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या उन बच्चों को घर भेज देंगे कि भाई 2 साल स्कूल की बिल्डिंग में बनेंगे, तुम घर रहो? जाहिर सी बात है, टेम्परेरी इंतजाम किया जाएगा, पोटा कैबिन बनाए जाएंगे। अब अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, टेम्परेरी इंतजाम भी टेम्परेरी नहीं परमानेंट हो, तो भाई परमानेंट बन रहा है इसलिए तो टेम्परेरी इंतजाम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक परमानेंट इंतजाम के लिए एक और परमानेंट इंतजाम बनेगा, तो ये संभव नहीं। तो जब स्कूल के बच्चों की पढ़ाई करानी जरूरी है और स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनानी जरूरी है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेरी इंतजाम किया जाएगा, पोटा कैबिन में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है कि बिल्डिंग भी बन रही है, काम भी हो रहा है और खुद ही चला रहे हैं। आप ये समझिए। एक सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात में है, दौरे की बहुत चर्चा हो रही है और जिस ऑटो में वो गए थे घर, उसको लेके भी बहुत। देखिए, मेरे को प्रधानमंत्री जी की एक फोटो याद है। प्रधानमंत्री जी वोट डालने गए थे वाराणसी में, शायद वाराणसी था या शायद गुजरात होगा, और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में साइड में खड़े हो गए थे और वेव करते हुए गए थे, वेव करते हुए आए थे। वहां पे एसपीजी ने कहीं नहीं कहा कि साहब गाड़ी में बैठ जाइए, आपको सुरक्षा हम कैसे देंगे। अगर किसी एसपीजी के जवान की हिम्मत हुई हो कि वो प्रधानमंत्री को कह दे कि साहब आप कहां गाड़ी से बाहर निकल गए, आपको हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, तो मैं मान लूंगा अरविंद केजरीवाल गलत है, मैं मान लूंगा। प्रोटोकॉल क्या है?
सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस का काम है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर तो आप मंदिर में पैदल चल के जाते हैं, वो कह दें कि जी मंदिर में हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप पैदल चल के क्यों जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। गुजरात पुलिस ने गुजरात की सरकार के दबाव में ये काम किया। गुजरात पुलिस के अफसर बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट में मिलते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, और हम भी गुजरात पुलिस के अफसरों के साथ हैं, मगर गुजरात पुलिस के ऊपर गुजरात सरकार का दबाव है। इसमें एडिशन ये था कि कांग्रेस ने अभी पीसी करके आप लोगों पे हमला किया है और ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी का एक नया डेफिनेशन गढ़ा है उन लोगों ने। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि चार्टर्ड फ्लाइट से अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं और वहाँ ऑटो में जाने का ड्रामा। अरविंद जी ने बताया ना, कांग्रेस खत्म हो गई वहां पे।